हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। 4 बजने वाले हैं सुबह के। एंड एज यू ऑल नो आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एज वेल। सो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है ये वीडियोस बनाने में आपके लिए। एंड बिफोर आई स्टार्ट टुडेज टॉपिक, आज हम फंडामेंटल राइट्स पे डिस्कस करेंगे। जस्ट वांट टू टेक अ मिनट ऑफ योर्स एंड टेल यू कि अगर आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल पे आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपको एक मिलेगा फोकस्ड आंसर स्ट्रक्चर बेस्ड लर्निंग विच इज़ अ वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ अ लर्निंग। हम आंसर लिखने के तरीके से, आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इस पे हमारा फोकस रहता है एंड उसी के बेसिस पे हम अपने कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे। इससे होगा क्या, आपका लो इनपुट टू हाई आउटपुट स्ट्रैटेजी रहेगा। अब अभी काफ़ी लोगों को ये एक्चुअली पता नहीं चलेगा, बट ट्रस्ट मी गाइज, वंस यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रैटेजी यू विल सी वंडर्स। आपके मार्क्स जंप करेंगे एंड आपको डेफिनेटली आपकी पसंद की सर्विस मिलेगी। ठीक है। सो अगर आपको कोई भी इनमें से एक सर्विस पसंद हो या फिर बहुत सी इसके आगे की सर्विसेज जो होती हैं उनमें से पसंद हो, तो प्लीज़ प्लीज़ इस बात का एक लाइक तो बनता है कि आपके टूवर्ड्स योर ड्रीम वी आर स्टार्टिंग अ जर्नी। हमारा ये सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम जीएस पेपर 2 की पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें उसको पसंद है, एंड हमें ज़रूर फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में। पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। जब तक आपके पास टाइम हो तब तक देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड यू नो कि आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो प्लीज़ इसको सेव करके रखिए वीडियो को, तसल्ली से, इत्मीनान से आप इस टॉपिक को देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली हैं यहाँ पे कि मेंस में फंडामेंटल राइट्स में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हम टॉपिक में हमारा स्पेसिफिक फोकस देखिए, वैसे तो फोकस रहता है हमारा मेंस पे, बट एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी रहती है मेंस एंड प्रीलिम्स की, जहाँ पे अगर आप मेंस का तैयार कर रहे हैं एंड ऑटोमेटिकली आपका प्रीलिम्स भी वहाँ पे स्पेसिफिकली तैयार होता रहता है। दीज आर सच टॉपिक्स, ये कॉमन है। तो इसमें आप की स्ट्रैटेजी इंटीग्रेटेड रहनी चाहिए। जहाँ पे एक अलग स्ट्रैटेजी रहती है वहाँ पे आपको उसी टाइम मैं बताता भी चलूँगा। तो आज फंडामेंटल राइट्स में हम आर्टिकल 12, 13 बेसिक स्टार्ट करेंगे हम। ये पहला लेक्चर होने वाला है फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है एंड यूपीएससी इससे हमेशा हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग विद आर्टिकल 15, यहाँ पे कितने सारे इश्यूज हैं 16 में, 15 में, उसके बाद 17, 18, आई मीन हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं। और क्यों इश्यूज आते हैं? बिकॉज फंडामेंटल राइट को लेकर कोई भी सिटीज़न हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है एंड वहाँ पर जो जजेस बैठे होते हैं, ठीक है, उनके बीच में चलता है डिस्कशन, उनके बीच में डिसाइड किया जाता है एंड देयर आर नो क्लियर कट आउटकम्स। वहाँ पे दे अप्लाई देयर माइंड, दे अप्लाई द फिलोसफी एंड उसके बाद जजमेंट्स निकल के आते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट्स निकल के आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे एंड इसीलिए फंडामेंटल राइट्स एक हमेशा डायनेमिक टॉपिक रहता है, हमेशा एवरग्रीन टॉपिक रहता है और उसके बारे में जब भी कुछ हो रहा होता है तो पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं पहले आर्टिकल से। हम सीधे देखेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले आर्टिकल 12, ओके। उससे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का। ये क्वेश्चन पहले बहुत पहले आया था 81 में कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताइए। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन याद रखिए कि फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट रेंजेस फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। एक तो ये स्ट्रक्चरल डेफिनेशन हो ही गई। ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट है प्लीज़ ये ट्राई करिए कि उसके आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ पर है, वो सब लिखने का ट्राई करिए एंड दैट गिव्स अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। एग्जामिनर को पता लगता है कि हाँ जी आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है बढ़िया से। तो ये एक उस टाइप से आप स्टार्ट कर सकते हैं हमेशा आंसर एंड उसके बाद आपको लिखना है कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है, देखिए इट इज़ मेंट फॉर प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताए थे
एंड उसी के एस्पेक्ट पे फंडामेंटल राइट्स जो है वो डील करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से। इट प्रिवेंट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अथॉरिटेरियन डेस्पोटिक रूल के जैसे पुराने के ज़माने में राजा होते थे, जिन्होंने जी आपने ताजमहल बनाया उसी के हाथ काट दिए। तो इस टाइप का अथॉरिटेरियन डेस्पोटिक रैंडम इस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी। एक गवर्नमेंट ऑफ लॉज बनती है एंड नॉट गवर्नमेंट ऑफ मैन। वाई? बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे आता है, इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड इट लेज डाउन द फाउंडेशन फॉर रूल ऑफ लॉ। तो ये आपको 4-5 पॉइंट हमेशा याद रखने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। कभी भी आप एस्से में यूज़ कर सकते हैं, आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। दीज आर वेरी पावरफुल, वेरी बेसिक, लक्ष्मीकांत से उठाए हुए पॉइंट्स हैं, तो आपने पढ़े ही होंगे डेफिनेटली। तो चलिए आगे चलते हैं आर्टिकल्स के बारे में। अब आर्टिकल्स चालू हो जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ माफ़ करिएगा, थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पे ऊपर नीचे रखिए, बट जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये मैंने नया टैबलेट लिया है एंड लेटर ऑन राइटिंग काफ़ी सुधर गई मेरी। इसको ऑपरेट करना मुझे आता जा रहा है एंड हाउ टू होल्ड द पेन, कैसे इसको यूज़ करना है, तो उसमें आई एम इम्प्रूविंग। तो आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट्स चालू होते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। अगर आप आर्टिकल को इसको फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप इस चीज़ को इतना डिटेल में जाए, बट इसमें बस स्टेट की एक डेफिनेशन दी गई है इस आर्टिकल में। तो हम इस पर ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इस चीज़ को, ये बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं, आई एज्यूम कि या फिर आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, और अगर नहीं भी पढ़ी हैं, ठीक है, तो आप इस लेक्चर का बाद एक बार रेफर कर सकते हैं। बट इस चीज़ को मान के चलिए कि इस मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एंड हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल रहेगी यहाँ पे, ठीक है। लो इनपुट हाई आउटपुट स्ट्रैटेजी। तो हम जो ऐसे फॉडर मटेरियल होता है या फिर हम जो साइड का मटेरियल होता है उसको हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम इन्वेस्ट करेंगे उन चीज़ों पे जहाँ पे टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे अगर हम 10 मिनट इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा आधे घंटे की तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट हो गई आपकी, स्टेट गवर्नमेंट हो गई आपका, लोअर लेवल पे म्यूनसिपैलिटीज़, वो सब भी हो गई। यानी इनफैक्ट कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आए उसके बाद, जिसमें ये भी बोला गया कि प्राइवेट बॉडीज वर्किंग फॉर गवर्नमेंट वर्क दे कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज अंडर स्टेट। तो यही चीज़ इस डेफिनेशन आर्टिकल 12 में बोली गई है। आप इसको इतना डिटेल में ना जाएं मेंस पर्सपेक्टिव से, बट एक बार एक अंडरस्टैंडिंग रखें कि स्टेट होता क्या है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। पढ़ आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13 अनलकी नंबर। अनलकी नंबर किसके लिए हो जाता है? हाँ जी, गवर्नमेंट के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जिससे हम गवर्नमेंट पे एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पे चेक रहता है। कैसे रहता है जी? आर्टिकल प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू। किसको? जुडिशियल रिव्यू टू कोर्ट्स, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर क्या सकते हैं? दे कैन डिक्लेयर एनी एक्ट एज नल एंड वॉइड और अल्ट्रा वायर्स, राइट। तो ये तो इस आर्टिकल के इम्प्लीकेशन क्या है? सिंपल है कि भाई गार्जियन बन जाता है फंडामेंटल राइट्स का। अच्छा, आपने कभी सोचा होगा कि बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में बना था, है ना। तो ये सब चीज़ें मेनली जो हम ड्रॉ करते हैं इस टाइप की चीज़ें, तो आप याद रखिए कि यूएसए से हमारा काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। तो यूएसए में ये केस हुआ था एंड दिस डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू वहाँ से बनकर आए थे। उस केस का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मरबरी एंड मेडिसिन केस, ठीक है। यू नेवर नो, यूपीएससी डायरेक्ट ही पूछ ले कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मरबरी एंड मेडिसिन केस। एंड इस चीज़ को आप याद रखिए कि जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड और जुडिशरी के स्फेयर्स को लेके, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी में ओवर रीच को लेके, मतलब जुडिशरी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो इस टसल चलता रहता है गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच में, उसको रिलेटेड यूपीएससी हमेशा ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है, राइट। बिकॉज वो टसल पूरे साल चलते रहते हैं, इतने सारे केसेस होते हैं। तो वही है पॉलिटी का एवरग्रीन मटेरियल, तो आपको हमेशा याद में रखना है। तो अगर आपके सामने आर्टिकल 13 आता है तो आप सीधे सीधे यहाँ से इंट्रोडक्शन चालू करिए कि दिस आर्टिकल गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड दिस डॉक्ट्रिन इमर्ज फ्रॉम यूएसए
from this case called Marbury and Madison case, right? एंड वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दिस अंडर दिस आर्टिकल जुडिशरी कैन डिक्लेयर एनी लॉ एनी एक्ट नल एंड वॉइड और अल्ट्रा वायर्स, राइट? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जो ये आर्टिकल, इसमें आप एक चीज़, एक फैक्ट याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इस आर्टिकल के अंदर एक लॉ कंसिडर नहीं किया जाता था अनटिल अनलेस केशवानंद भारती केस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा हम उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, और उसको जो कुछ भी उसके अंडर आता है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम जुडिशियल रिव्यू में ला सकते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ये मैंने बस एक छोटा सा फैक्ट बता दिया। तो इंट्रोडक्शन के लिए आपको केवल 3 पॉइंट ही याद रखने हैं कि नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ डॉक्ट्रिन्स, क्योंकि बिकॉज ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं, बट कुछ डॉक्ट्रिन्स के नाम आए थे, सो आई थॉट कि सारी डॉक्ट्रिन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये थोड़ा प्री के लिए भी आपने देखा होगा कई बार टेस्ट सीरीज में वो पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, या फिर आप आजकल बिकॉज यूपीएससी भी एक्सपेरिमेंटल हो गया है प्री को लेकर, वहाँ पे वो भी इस टाइप की डॉक्ट्रिन्स डायरेक्ट डाल सकता है। तो एक बार एक जल्दी से नज़र मार लेते हैं इस पर। चलिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली मैंने लिख रखा, बिकॉज आई नो मेंस में इतना ज़्यादा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पूछ लिया तो कोई बात नहीं चाहिए, हम तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो सबसे पहली डॉक्ट्रिन आती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहती है? वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुन लेंगे एक बार को तो गारंटीड आपके दिमाग में बसी जानी है ये। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स विच एक्लिप्सेस द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ is amended to the extent that pre-constitutional law is no more inconsistent with amended fundamental right, then such law is valid। ठीक है जी, तो कह रहे हैं कि अगर कोई फंडामेंटल राइट है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का लॉ है और एक कुछ हमारा फंडामेंटल राइट है, वो ओवरलैप हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट को हमने इतना अमेंड कर दिया है कि अब वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है, तो वो लॉ इज़ वैलिड नाउ, तो वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वैलिड कहलाया जाएगा। ठीक है, तो यही है एक्लिप्स की थ्योरी कि पहले अगर हमारा उस पर फंडामेंटल, हमें लगता था कि हाँ एक फंडामेंटल राइट पे वाला लॉ अगेंस्ट है, तो लेकिन चलते चलते कुछ टाइम के अंतर्गत फंडामेंटल राइट ही वो इतना चेंज हो गया, तो हम उसको वैलिड मान लेंगे उस लॉ को। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग है, सिवरेबिलिटी, इसके एग्जाम्पल भी आते रहते हैं, 66A IT एक्ट। तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग द होल लॉ इनकन्सिस्टेंट, हम केवल जो पोर्शन होगा जिसमें कि वो इनकन्सिस्टेंट है, हम केवल उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, वेवर, तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या कहता है कि क्या मैं अपना वॉलंटरीली अगर मैं अपने राइट्स रेलिंक्विश कर देता हूँ, ठीक है, मैं खुद ही कहता हूँ जी मुझे नहीं चाहिए राइट टू लाइफ, मुझे नहीं चाहिए राइट टू एजुकेशन, है ना, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उसको वेव नहीं कर सकते, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर वहाँ नहीं होती। बेसिक स्ट्रक्चर, लो जी आ गया। सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी इनोवेटिव थ्योरी है, वो है जी बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पे ही वो चाहे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करता है। सेंटर एंड यूनियन के काफ़ी सारे अमेंडमेंट एक्ट्स को वो कैंसिल कर सकता है, काफ़ी सारे लॉस को कर सकता है। तो कुल मिला के जी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, बहुत बड़ी, बहुत मेजर है, सिलेबस में अलग से मेंशन है, तो वी विल ऑब्वियसली हैंडल इट सेपरेटली इन अ सेपरेट वीडियो। तो अभी आप बस यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए। अच्छा जी, लास्ट डॉक्ट्रिन आती है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग तो बहुत ही सही डॉक्ट्रिन है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को ओवर रूल कर सकता है, वर्ड से पता चल रहा है ओवर रूल, है ना। बट प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि अगर वो ओवर रूल करेगा लेकिन इफेक्ट विल बी प्रोस्पेक्टिव एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। ऐसा नहीं होगा कि जी हमने आज ओवर रूल कर दिया तो पहले के जजमेंट भी खत्म हो गए, पहले के जजमेंट जिस इफेक्ट से हुए वो उसी इफेक्ट से चलते रहेंगे। आज जो हमने रूलिंग दे दी है, हमने कहा कि पुराना जजमेंट को हम
टर्न करते हैं और आज के बाद से जो हमने जजमेंट दी वो माना जाएगा। ठीक है, काफ़ी बार हमने देखा है, काफ़ी बार एग्जाम्पल्स हमने इसके देखे भी हैं। ठीक है जी, ये 5 डॉक्ट्रिन हो गई हमारी। अब हम आगे चलते हैं बड़ी क्विकली। तो अब आ जाता है डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। बहुत ही बेसिक है, ये मैंने केवल इसलिए कवर करा यहाँ पे बिकॉज ये डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है कौन कौन से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो जल्दी से इसे देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आप लोग इतने स्मार्ट हैं ही। तो फंडामेंटल राइट्स दे आर नेगेटिव, डीपीएसपी दे आर पॉजिटिव। हाँ जी, तो देख लेते हैं। सेकंड, दे आर जस्टिफाइबल, दे आर नॉन जस्टिफाइबल। मतलब कोर्ट्स में आप इनको डायरेक्ट जा सकते हैं ना, आपका कुछ मौलिक अधिकार का हनन हो, डीपीएसपी में ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरा आता है एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ये हमने पढ़ी लिया था। दे एम एट एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, चलो जी बहुत अच्छी बात है। दूसरा है दे हैव लीगल सैंक्शन, दीज हैव लीगल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन। किसी डीपीएसपी पे लॉज बने हुए हैं तो इसलिए वो लीगल में आता है, अदरवाइज पॉलिटिकल सैंक्शन तो है ही है। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, हैंस दे आर इंडिविजुअलिस्टिक। ये आप थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए, इंडिविजुअल ताकि खुल के जी सके विद लिबर्टी, उस चीज़ के लिए बनाए गए हैं। तो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग इंडिविजुअलिस्टिक है। ठीक है, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। आप इसको देखेंगे तो सारे कम्युनिटी रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि हमें ऐसा ये स्टेट को ऐसा करना चाहिए कि सारे कम्युनिटी में इनइक्वालिटी कम हो, फॉर एग्जांपल। तो कम्युनिटी रिलेटेड बातें हो रही है ना, तो डीपीएसपी वही करते हैं। अच्छा, दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड। ये तो मतलब बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने, यहाँ पे हमें पता ही थी ये बात एनीवे, बट ठीक है। डीपीएसपी आपको पता ही होगा, नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स, जिस पे लॉ बन गए वो हम एनफोर्स कर देते हैं। चलो जी, आखिरी पॉइंट पे पढ़ लेते हैं। कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर लॉ वायलेटिव ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड, एंड कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ डीपीएसपी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हाउएवर they can uphold that validity of law on the ground that it was enacted to give effect to a directive। ठीक है, तो कोर्ट्स अगर चाहे तो अपहोल्ड कर सकता है किसी लॉ को ये बोल के कि हाँ ये इस डीपीएसपी के प्रोविजन को अपहोल्ड करता है। तो ये 7 हमने डिफरेंसेस देख लिए मोटे मोटे, ये हमें बस याद रखने। एक बार मैंने कहा आपकी नज़र से दौड़ा देता हूँ, आपके कान में एक बार ये शब्द गूंजेंगे तो आपको ये याद रहेगा। अब आ जाते हैं जी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। आर्टिकल 14 यहाँ से चालू होती है मेन। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा सा ना हमारा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, हर एक आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 उसमें हमने क्या करा है, एक तो टेक्स्ट पूरा कॉपी कर लिया, उसके बाद टेक्स्ट के अंदर जो जो मटेरियल होता है वो हमने कॉपी करा है, सॉरी वो हमने लिखा है। जहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो सका है वो हमने डिस्कस करा है, एंड अदरवाइज इश्यूज़ हमने डिस्कस करे हैं हर एक चीज़ के। जैसे 14 में इतना इश्यूज़ नहीं है, लेकिन 15 है, जैसे 15 16 हो गया। और रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को लेकर, रिजर्वेशन में कितने सारे इश्यूज़ हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी अच्छी है कि नहीं, विमेन रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमारे लेजिस्लेचर में, स्टेट असेंबलीज़ में। तो लोकल्स का रिजर्वेशन इन जॉब रिसेंटली हो ही रहा है। ठीक है, हरियाणा में हो गया, नोएडा में भी कुछ सुनने में आई थी न्यूज़, तो ये सब चल रहा है। फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इस पर तो जी इतने केस हो चुके हैं। एनीवे, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ये ठीक है कि नहीं, तो ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, हम इसको जल्दी जल्दी से हम देखेंगे इन सब में। तो अभी तो हम चलते हैं पहले आर्टिकल 14 पे। 14 आज हम डिस्कस करेंगे और वो ही हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। देखिए वीडियोज़ मैं इतनी लंबी बनाना नहीं चाह रहा हूँ, भले छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी लेकिन क्रिस्प और टू द पॉइंट होंगी। ठीक है जी, चलो आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी। स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में मैं याद कैसे कर लेता हूँ हमेशा, ईबीएल एंड ईपीएल, बहुत ही सिंपल है, ईबीएल एंड ईपीएल। ठीक है, ईबीएल इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ईपीएल इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये 2 कीवर्ड आपको याद रखने, और ये 2 ही कीवर्ड हैं इसके, राइट टू इक्वालिटी के। अब पहले आते हैं ईबीएल पे। ठीक है जी,
तो ईबीएल क्या है? ये ईबीएल बेसिकली ए वी डाइसी है, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का, कि एक रूल ऑफ लॉ करके चीज़ होती है कि कानून चलेगा, आदमी नहीं। आदमी मतलब आदमी तो चलेगा ही, बट आदमी ऐसा नहीं कि आदमी की बातें चलेंगी। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा कहते थे कि हाँ जी, इसको तो तुम कि जैसे एक बार मैं आगरा फोर्ट घूमने गया था, तो वो बता रहे थे जी ये स्लोप बना हुआ है यहाँ पे। तो मैंने कहा क्यों बना है? तो गाइड कहता कि यहाँ पे किनारे जो ये नालियाँ निकली हैं, वहाँ से निकलता है गर्म तेल, जिसने चोरी वोरी कुछ करा होता है और उसको ऊपर से रोल कर दिया जाता है। तो आप समझ रहे हो, वो रोल होते होते लेटा हुआ नीचे आदमी जा रहा है, गर्म तेल बह रहा है। तो मैंने कहा ये तो ऐसी सजाएं कौन देता थे जी? राजा वाजा देते थे, उनके नीचे के लोग होते थे वो देते थे। मैंने कहा बहुत सही यार, तो बिल्कुल ही गजब ही ढहा दिया। तो उसी तरह से अब वो नहीं चलता, पर ठीक है, अब जो कानून में लिखा है वो होगा। अब चोरी करिए तो उस चीज़ की सज़ा लिखिए, वो सज़ा भुगतो। अब ऐसा नहीं है कि गर्म तेल में लौट दिया और ये सब कर दिया। तो उसी चीज़ को ए वी डाइसी ने काफ़ी फॉर्मलाइज कर दिया। ही मेड अ रूल कॉल्ड ही मेड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ में आप देखोगे 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट है नो आर्बिट्री पावर। किसी के हाथ में ऐसे आर्बिट्री पावर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि रैंडम कुछ भी पावर ऑपरेट हो रही है ऊपर नीचे, वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ईबीएल, जो कि हम ये बात कर ही रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और तीसरा कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब देखो इंडिया के केस में ये तीसरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम डिक्लेयर करते हैं अपने प्रियम्बल में कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम अपने आप को दे रहे हैं और अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। कहाँ गया हाइलाइटर? हाँ जी, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट द सोर्स, इज़ नॉट अ केस इन इंडिया। तो पहले दो जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होते हैं डेफिनेटली इंडियन कंटेक्स्ट में। तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम अप्लाई कर भी रहे हैं इनको, तो हमें रूल ऑफ लॉ समझना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सिर्फ फिर से बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है। सब्र रखें थोड़ा सा, ठीक है। तो वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट इट। वो हमारे सिलेबस में है ही। और केशवानंद भारती जो इस केस की वजह से आया था लास्ट ईयर, वो उनके डेथ भी हो गई थी, तो वो और इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है इस बार मेंस जो स्टार्ट होने वाला है 7 से, उसमें आ जाए या फिर अगली बार आ जाए, तो कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो ईबीएल क्या है? इंट्रोडक्शन में हमें सिंपल सी चीज़ें 2-3 लाइनें हमें मिल चुकी हैं कि ईबीएल इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ गिवन बाय ए वी डाइसी, एंड इट रूल ऑफ लॉ इज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर एज पर सुप्रीम कोर्ट। अब रूल ऑफ लॉ अगर बेसिक स्ट्रक्चर हो तो ईबीएल भी बेसिक स्ट्रक्चर ही हो गया, ठीक है। तो एक वो चीज़ हमें मानती है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। सिंपल मतलब है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि, सॉरी, ईबीएल क्या कहता है? ईबीएल कहता है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। जितने भी सिटीजन हैं वो इक्वल है। आपने हमेशा देखा होगा और सुना भी होगा कि कानून अंधा है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। कानून की आँख में पड़ रही है पट्टी, वो नहीं देखता कि सामने खड़ा है कोई करोड़पति या फिर सामने खड़ा है कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, उसके लिए सब बराबर। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कह रहा है। तो इसलिए उसको हमने नीचे थोड़ा सा लिख दिया कि देर आर नो स्पेशल प्रिविलेजेस, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द लॉ। जितने भी लोग हैं उन पे हम लॉज बराबर अप्लाई करेंगे, सब इक्वल सब्जेक्ट हैं। एंड नो वन इज अबव द लॉ, लॉ के ऊपर तो कोई है ही नहीं, सब बराबर है। इवन आफ्टर अगर किसी पे अगर कोई रोड के एक्सीडेंट में आ जाता है, बहुत अमीर आदमी का बेटा है या फिर बहुत सुपर स्टार है, हस्ती है, तो वो भी हमें लॉ के अबव नहीं है। वो हमारा ये इस कॉन्सेप्ट के हम थ्रू ये समझते हैं, ठीक है। हम बोरो कहाँ से किया है? दिस इज बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश ट्रेडिशन एंड इट इज़ इन नेगेटिव ओरिएंटेशन, कि स्टेट को रोकता है डिस्क्रिमिनेट ना करे कोई दो सिटीजन्स के, ठीक है। तो ईबीएल यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन में याद रखना है कि आर ओ एल ए वी डाइसी, दूसरा आर ओ एल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ये 3 आर ओ एल का मतलब बता सकें कि आर ओ एल मीन्स नो आर्बिट्री पावर, ई बी एल एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इक्वल टू सोर्स, और इंडियन कंटेक्स्ट में केवल ये 2 अप्लाई होते हैं। फिर आप उसकी मीनिंग पे आ जाइए। आप सबसे पहले आप इमेजिन करिए कि आपको कानून की आपको जो
ये जो हमें फ़ोटो दिखती है वो ऐसी दिखती है, आँख पे पट्टी बंधी हुई, तो आपको वही पॉइंट सबसे पहला लिखना है, ऑल सिटीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, और इस ऑल सिटीजन ऑफ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा जी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए 3 पॉइंट अगेन आ जाते हैं कि किसी के पास स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, ठीक है, सब लोगों पे इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द लॉ, एंड नो वन इज अबव द लॉ। तो ये हमारा EBL का ऑलमोस्ट हो गया, एंड अब चलते हैं EPL पे। EPL ओके, तो वीडियो कितनी देर का हो गया, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का हो गया, जल्दी जल्दी चलते हैं। EPL क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो स्टेट को इंश्योर करना है कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम किसी एक को लॉ से बचा रहे हैं दूसरे को नहीं बचा रहे हैं, तो वो सब गलत है, वो सब नहीं करना है, ठीक है। तो इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ये एक मेन लाइन है, ये हमें याद रखनी है। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल हमारे टैक्स लॉज होते हैं, तो टैक्स लॉज अगर हम किसी स्टार्टअप को दे रहे हैं, है ना, तो सब स्टार्टअप को बराबर ही हमें ट्रीट करना है। ये नहीं कि भी कुछ स्पेसिफिक स्टार्टअप्स को हमने दे दिया कि हाँ आपको टैक्स रिबेट है, कुछ स्टार्टअप्स को बोल दिया नहीं है आपको नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो इट्स अ वेरी क्रूड एग्जांपल, आई वुड से वेरी बेसिक, वेरी रॉ, बट समझने का तरीका यही है कि लाइक शैल बी ट्रीटेड अलाइक, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। इट इज़ अगेन, ऊपर वाला ब्रिटिश था, ये अमेरिकन है, तो एंड इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ये स्टेट को बोल रहा है कि आप ये करो, पहले वाले में रोक रहा था कि आप ये मत करो, तो वो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो गया। तो सिंपल सा हमारा EBL EPL हो गया। आर्टिकल 15 हमारा यही है, आर्टिकल 14, क्या कर रहा हूँ मैं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, EBL EPL में आपने कर लिया है, ROL और ये सब आपको इतनी स्मार्ट हुई, आपको पता चल जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। एक टेस्ट सीरीज में मैंने क्वेश्चन देखा था, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पता नहीं चलते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स इक्वल ट्रीटमेंट, बट एवरीवन मस्ट बी ट्रीटेड एज इक्वल, है ना। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ आवर स्टेटमेंट, एक्सप्लेन आर्टिकल 14। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 14 का एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, और एक स्टेटमेंट भी इन्होंने लिखा हुआ है। ये मैंने विजन की टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लिया था, मेरे को क्वेश्चन अच्छा लगा था, तो अब मुझे ही नहीं पता कौन सी टेस्ट सीरीज थी, बट चलिए जल्दी से देखते हैं और देखते हैं कि थोड़ा सा परफेक्ट आंसर कैसे बनता है। अच्छा, आंसर राइटिंग में आई डोंट नो इफ़ यू गाइज हैव एनी एक्सपीरियंस इन आंसर राइटिंग और नॉट। जब भी आंसर राइटिंग इस टाइप की हो कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स इक्वल ट्रीटमेंट बट एवरीवन मस्ट बी ट्रीटेड एज इक्वल, एक्सप्लेन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो आपको थोड़ा सा कंटेक्चुअल आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई मीन स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आर्टिकल 14 एक्सप्लेन करने लग जाओ कि आर्टिकल 14 में आपका EBL EPL होता है, EBL इज़ ROL एंड ये सब इक्वल हैं, कानून अंधा है, नो, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स इक्वल ट्रीटमेंट बट एवरीवन मस्ट बी ट्रीटेड एज इक्वल। ज़रूरी नहीं सबको बराबर ट्रीटमेंट मिले, लेकिन एवरीवन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल, लेकिन सबको हम बराबरी, सबको हम ट्रीट इक्वली करें। तो बस ये स्टेटमेंट कह रहा है। आंसर देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा आंसर बन सकता है इस पर, तो जल्दी से देखते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आर्टिकल ऐसे आए ना, आर्टिकल एक्सप्लेन 14 करो या कुछ ऐसे करो, एंड आर्टिकल 14 की डेफिनेशन ऑलरेडी इसमें नहीं लिखी है, तो बस जी आंखें बंद करके हमेशा एक लाइन लिख दो, सो दैट आर्टिकल 14 आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। बहुत ही कंटेक्चुअल होता है। आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, आर्टिकल 14 इज़ इन फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3, आप देख रहे हैं राइटिंग कितनी इंप्रूव हो गई मेरी, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It means that state is not, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, छोटे वर्ड्स में मेरी शॉर्ट एंड खुद ही समझ में नहीं आ रही। इट मीन्स हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था, अच्छा स्टेट शेल नॉट डिनाई, वो मैंने नॉट इक्वल टू लिख दिया है। स्टेट शेल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो जी हमने आर्टिकल 14 का हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो जो EBL है वो हमें स्किप कर सकते हैं क्योंकि कंटेक्स्ट में हमारे इस क्वेश्चन के नहीं बैठ रहे, तो मैंने हटा दिया है। लेकिन
अगर हम ईपीएल की बात करें तो ईपीएल को हम लिख सकते हैं कि हम सबको इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन दें, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसिस। तो हमें ये चीज़ लिखना है कि आर्टिकल 14 में एक तो स्टेट को डिनाई नहीं करना है ईबीएल ईपीएल को, एंड विद इन ईपीएल इट मीन्स दैट देर देर शुड बी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसिस। यही जो बात हमने बोली थी यहाँ पे, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसिस। तो वही हमने देखो, वहीं से हम सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं, ऐसे नहीं आना। तो देखो फोकस यही है कि जो हम बोल रहे हैं उसी को हम कहीं ना कहीं यूज़ करें। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। बट दिस डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सब बराबर ही कर दें। ठीक है, तो एवरी पर्सन शुड नॉट बी टैक्सड इक्वली। ये एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देयरफॉर आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन, आई बस अंबानी की फैमिली पर टैक्स लॉज लगे, बट टैक्स लॉज लगा दें, बट इट अलाउज क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्पज लॉ। ठीक है, सॉरी मैं इसको एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ, थोड़ा सा आई थिंक कन्फ्यूजन हो गया। तो ये एक एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको बराबर ट्रीट करने लगे। हम ये नहीं कह सकते, सरकार ये नहीं कह सकती कि जी आज से हर हिंदुस्तानी पे टैक्स लगेगा चाहे वो 1 रुपये भी कमा रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब ये कह रहा है ना, अब तो कहेंगे कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो। नहीं, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो वही चीज़ वो कह रहा है। तो आर्टिकल 14 वो प्रोहिबिट करता है कि क्लास लेजिस्लेशन नहीं लगेगा। ठीक है, हम ये भी नहीं कर सकते हम बोले कि केवल अमीर या फिर अंबानी फैमिली पे या टाटा अंबानी पे केवल टैक्स लगाओ। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन हम टैक्स की बात कर सकते हैं और उसमें हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फॉर पर्पज ऑफ लॉ। तो फॉर एग्जांपल हम इंडिया में जो टैक्स लॉज बनाते हैं वहाँ पे हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का स्लैब बनाते हैं कि जी 2.5 लाख तक का, 3.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लग रहा है। 5 लाख में अगर आपने सेक्शन 80D और 80C में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको वहाँ पे भी छूट मिल जाती है। तो इस टाइप से हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का पॉलिसी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फॉर दिस क्लासिफिकेशन, अच्छा हम आपने क्लास लेजिस्लेशन नहीं बना सकते, लेकिन हम आपका लॉज बना सकते हैं और उसके अंदर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल होनी चाहिए, आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए। 2 कंडीशन है, इंटेलिजिबल डिफरेंसेस विच डिस्टिंग्विशेस 2 ग्रुप। ठीक है, 2 ग्रुप को हम दिखाना है कि भाई इनके बीच में डिफरेंस है, और इंटेलिजिबल डिफरेंसेस दिखाने हैं कि ऐसा नहीं कि ये ऐसे इनकी हाइट 5 फीट है, इनकी हाइट 6 फीट, ऐसे नहीं। ठीक है, और डिफरेंसेस मस्ट हैव रैशनल रिलेशन विद द ऑब्जेक्ट सॉट विद द लॉ। टैक्स लॉस का क्या पर्पज़ है? टैक्स लॉस का पर्पज़ है कि थोड़ी सी इक्वालिटी आए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का पर्पज़ ये है कि सोसाइटी में इक्वालिटी आए, सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो फैली हुई है वो कम हो। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव इससे मीट हो रहा है अगर हम इस टाइप से करते हैं। तो वही बात हमने यहाँ पे बोली है। तो बस इसी आंसर को हमें एक्सप्लेन ये लिखना है हमें। ये हमने स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दिया, हमारे एग्जाम्पल से हमने बता भी दिया कि अगर हम इस तरह से अगर हमें क्लासिफिकेशन करनी भी है तो हमारी रीजनेबल होनी चाहिए, आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए। 2 कंडीशन हमारी होती हैं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन की, इंटेलिजिबल डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस मस्ट हैव अ रैशनल रिलेशन विद द ऑब्जेक्ट सॉर्ट, एंड हेंस वी कैन से it is not necessary that everyone receives equal treatment, but everyone is actually treated as equal। आंसर आपको ख़त्म कर देना है। ठीक है, काफ़ी प्लेन वनीला सा आंसर होने वाला है ये, कुछ ज़्यादा आप इसमें एलैबोरेट वगैरह कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आई होप ये आंसर देख के आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर कहीं पे भी क्लैरिटी ना आ रही हो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में लिखें, बताएं क्या दिक्कत हो गई। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मैं तो सॉल्व कर दूँगा, अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो आई विल आस्क पीपल हु आर टीचिंग इन बिगर इंस्टीट्यूट, दे ऑल आर, वहाँ पे अच्छे दोस्त हैं मेरे। ठीक है, एंड वो उनसे पूछ लूँगा मैं, या फिर लोग ऑलरेडी जो सर्विस में, मेरी सिस्टर सर्विस में है, मेरे जिया जी भी सर्विस में है, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं डायनेक्स में भी हैं, तो उनसे पूछ लो, कहीं ना कहीं से मैं आपका क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, इतनी गारंटी मेरी है। बस आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लेना, वहाँ से आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो अच्छा, मेंस में अगर क्वेश्चन आ गया तो आई एम वेरी श्योर आप कहीं ना कहीं से इन 4-5 पॉइंट को यूज़ करके, इस एग्जाम्पल को यूज़ करके एक अच्छा प्यारा सा आंसर लिख ही दोगे। ठीक है, आप ट्राई करना इसका आंसर लिखने की। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जस्ट ट्राई राइटिंग दिस आंसर एंड इवेलुएट ऑन योर ओन, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज, यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपको इंट्रोडक्शन एंड तो मिल ही गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप कहीं ना कहीं से लिख ही दोगे। हमने जो ये जो 5 पॉइंट डिस्कस करें, इन चीज़ों को रट लो और उसको बेसिस पे इंट्रोडक्शन लिख दो। आंसर आपको समझ में आ गया तो आप आंसर लिख दोगे। ठीक है, जल्दी से एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन मुझे नहीं लगता मेंस के पर्सपेक्टिव से
इतने इंपॉर्टेंट है, बट अनटिल अनलेस यूपीएससी बिल्कुल ही आउटराइट कई बार एक क्वेश्चन पूछता है मेंस में हमेशा, ऐसे पिछली बार आई थिंक फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछा था, तो आउटराइट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए मैंने कहा लिख लेते हैं, रिस्क क्यों लेना है, क्योंकि इस टाइप से ना पूछा भी हुआ है कई बार कि एक्सेप्शन लिखो। तो अंडर आर्टिकल 31C लॉ अगर बना है डीपीएसपी के आर्टिकल 39B और 39C के लिए, वो हम चैलेंज नहीं कर सकते कि दे आर वायलेटिव आर्टिकल 14। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली ये कह रहा है कि आर्टिकल 31C एक एक्सेप्शन है डीपीएसपी के लिए, जिसमें 39B और 39C। 39B क्या है, सिंपल है कि भाई ओनरशिप एंड कंट्रोल हमारी कम्युनिटी की डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए टू सर्व द कॉमन गुड। एंड 39C हमारा कहता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ और ये सब हमें कम करना है, और ये सब चीज़ें बोली गई। बेसिकली इक्वालिटी की तरफ, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करी गई। सेकंड एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन गवर्नर स्टेट्स एंजॉय इम्यूनिटी। तो आप बोलेंगे कि हाँ मतलब आपको पता ही होगा कि उनको कानून की नज़रों में थोड़ा अलग देखा जाता है, दे आर नॉट सेम एज अस। आर्टिकल 361A, नो person shall be punished of publishing a substantially true report of any proceedings of any legislation। ठीक है। MP एंड MLAs एंजॉय प्रिविलेजेस, ये आपने पढ़े होंगे, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में। और फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर, इनको एक प्रिविलेज, इनको थोड़ी इक्वल नहीं ट्रीट करा जाता, और UNO और इट्स एजेंसीज, उनके डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। तो ये 6 एक्सेप्शंस हो गए, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट गवर्नर, और रिपोर्ट वाली हो गई आपकी न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, MP MLA, फॉरेन सॉवरेन्स एंड UNO। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा इतना, पर मेन फोकस आप इस पर रखिएगा कि आपके यहाँ से इंट्रोडक्शन तैयार हो गया, आपको मटेरियल में क्या लिखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अब, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, किस चीज़ को करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका वीडियो स्लो चल रहा है, तो आप उसको 1.25 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब के फीचर्स हैं, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। एंड अगर आप पर देखिएगा तसल्ली से, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो भी बताओ 40 मिनट का हो गया, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो हम ट्राई करेंगे कि छोटे वीडियो बने, और भले ही टॉपिक को हम छोटा छोटा कर लें। सो दिस वॉज फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड गिव योर फीडबैक गाइज। एंड होपफुली आप इन सर्विसेज में ज़रूर पहुँचेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड सी यू सून, बाय।